नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो पश्चिम एशिया का जो युद्ध है, वर्तमान युद्ध है, उसने पूरे विश्व को अपनी आगोश में ले लिया है और पूरे विश्व आज चिंतित है और बहुत से देशों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करें तो करें क्या, क्योंकि अमेरिका जैसी महाशक्ति से हर किसी को दो चार करने की हिम्मत है नहीं और बाकी का जो खेल चल रहा है वो ज़्यादातर देश जानते हैं, क्योंकि हर किसी के पास में अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और जो जो हो रहा है जमीन में सभी को पता है। और यह युद्ध केवल ईरान नहीं लड़ रहा है, यह भी ज़्यादातर देश और जो लोग इस तरीके के युद्ध और इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके के जो लेख अलग-अलग देशों में अलग-अलग मीडिया हाउस प्रकाशित करते हैं, उनकी रिसर्च करते रहते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें मालूम है कि आखिर माजरा चल क्या रहा है। मगर इस सब से इतर पूरी जो एशिया है और बल्कि कहें पूरा विश्व इस युद्ध की आग में सुलग रहा है। अब धीरे-धीरे उसके परिणाम भी दिखने लगे हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था में एक इसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगा है, दृष्टिगोचर होने लगा है। इस पर बात तो करेंगे ही और शायद राष्ट्रीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी कुछ जो एक सीरियस जर्नलिज्म करते हैं वो भी इन मुद्दों पर बात करेंगे। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इन सबसे चूक जाएगा वो है एनवायरनमेंट का। इस युद्ध से बड़ी मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट में हीट बढ़ने वाली है। इस युद्ध से बड़ी मात्रा में ऐसे घातक तत्व एनवायरनमेंट में रिलीज होने वाले हैं जो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बड़े फैक्टर के रूप में काम करेंगे और उसे और अधिक बढ़ाने का काम करेंगे। ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे और हमारा एनवायरनमेंट तेजी से बढ़ेगा। एक साइंस ऑर्गेनाइजेशन के एक रिसर्च के अनुसार इस पूरे युद्ध अगर ये लंबा चलता है, यूक्रेन का युद्ध और जो अभी अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, तो पूरे विश्व की जो टेम्परेचर है 1% बढ़ सकता है। यानी अगर हम मान लें कि भारत का तापमान जो अमूमन बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी का 49 टू 50 तक जाता है कई बार, तो अब अगर उसमें 1% की भी बढ़ोतरी हुई तो वो 51 पहुंच जाएगा और जहां पर 48% डिग्री आपका टेम्परेचर हुआ करता था गर्मी के दिनों में, वो 49 पहुंच जाएगा। इस 1% की जो तपिश है वो आप इस बार गर्मी में महसूस करने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहें। हम डरा नहीं रहे, हम उस युद्ध की विभीषिका को समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी वजह से युद्ध एक अंतिम विकल्प होना चाहिए, ऐसा हम मान के चलते हैं। मगर ये विश्व की आर्थिक शक्तियां इस तरीके से नहीं चलती हैं जिस पर अब बाकी देशों को जो शांति से डेवलपमेंट विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं उन्हें काम करना पड़ेगा और इस सब का नेतृत्व भारत को करना पड़ेगा। अब भारत उस तरीके से शांत नहीं बैठ सकता कि विश्व की ये तीन शक्तियां, जैसा कि हमने जनशोध के पहले ही अंक में बताया था कि तीन शक्तियां जो हैं अमेरिका, रूस और चाइना, ये पूरे विश्व को अपने हितों के लिए और अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी युद्ध छेड़ सकते हैं, किसी भी तरीके के गठबंधन कर सकते हैं, किसी भी तरीके की राजनीतिक
कूटनीति वो चल सकते हैं, और अभी ये वर्तमान में ईरान युद्ध में दिख भी रहा है। जो पोजीशन या जो रोल अमेरिका यूक्रेन में निभा रहा था नाटो के थ्रू, वही कमोबेश ईरान के पीछे ये देश निभा रहे हैं। आपको क्या सहज ही नहीं लगता कि अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने ईरान सहसा इतने पावरफुल तरीके से कैसे उठ खड़ा हुआ? ठीक वैसे ही उठ खड़ा हुआ जैसा यूक्रेन रूस के खिलाफ किया। बहरहाल हम इस सब पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया हमारा जो है, और एक तरीके का जो एक अलग तरीके का वो मीडिया है, उसमें आपको पीछे बड़े-बड़े जहाज़ों के बड़े-बड़े बम गिरते, विस्फोट होते और जहाज उड़ते दिखाई देंगे। युद्ध को एक आनंद उत्सव बना दिया गया है। युद्ध आनंद उत्सव नहीं होता भाई साहब। युद्ध की विभीषिका बहुत गंभीर होती है, और आज वो भारत कहीं न कहीं उसे जबकि भारत उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, मगर वो कहीं न कहीं उसको भुगतने में भी लगा है। चाहे वो गैस की लाइन में हो या और अन्य तरीके के इकोनॉमिक डैमेज से हो, जिसकी हम आगे बात करेंगे। हमने युद्ध को उन्माद में बदल दिया है। फलाने मैं एक चैनल देख रहा था, फलाना जो बॉम्ब है उसकी पावर ये है, ऐसे जाता है, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, इतने तरीके के उससे छर्रे निकलते हैं, ऐसे ऐसे लोग मारे जाते हैं। हम इस हद तक चले गए हैं कि लोगों की मानवीय जो संवेदना है उसको हमने खत्म कर दिया है, युद्ध को उन्माद बना दिया है। उन बम से मरने वाले लोग हैं ना, वो लोग हैं, वो इंसान हैं, वो ह्यूमन बीइंग हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम जिन बमों की, हम जिन एरोप्लेन्स की, फाइटर क्राफ्ट्स की, हम जो मौत के जहाज़ों की बात करते हैं, वो मौत के फरिश्ते हैं, वो मौत के दानव, वो मौत परोस रहे हैं। हम उनकी बड़ाई कैसे कर सकते हैं? मगर आज की हकीकत है, राष्ट्रीय मीडिया कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, और कोई ऐसी आवाज़ नहीं है कि इसको सकारात्मक दिशा में मोड़ सके। निश्चित रूप से भारत सरकार ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, और आज हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी देश को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी विश्व को नुकसान पहुंचाए। आइए अब हम बात करते हैं इस युद्ध के होने वाले परिणाम की, और कहाँ किसको कितना नुकसान हो रहा है। आज हम इस सब का तफ्तीश से बात करेंगे कि अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है, ईरान को कितना नुकसान हो रहा है, कितना वह खर्च कर रहा है, और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पहले बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के बारे में। अमेरिका की सैन्य शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी है, मगर आज युद्ध महंगे हो चले हैं। जो किया गया है, विश्लेषण जो किया गया है, और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके अनुसार अमेरिका को इस युद्ध के शुरुआती दिनों में ही लगभग 10 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च करना पड़ गया है। इसमें एयरक्राफ्ट्स कैरियर की तैनाती, लड़ाकू विमानों की उड़ानें, मिसाइल के हमले और सैन्य लॉजिस्टिक वगैरह शामिल है। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो उसको प्रति माह 30 से 40 अरब डॉलर का खर्चा आ सकता है। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य उपकरण भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार अरब देशों में स्थित अमेरिकी ठिकाने हमलों में अरबों डॉलर के रडार और संचार सिस्टम को ध्वस्त किया गया है ईरान के द्वारा। अब बात ईरान की करें। ईरान रणनीतिक रूप से बिल्कुल अलग चल रहा है। वह महंगे हथियारों की बजाय कम लागत की ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। ये निश्चित रूप से ईरान का दिमाग नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई बड़ी शक्तियां हैं। कौन शक्तियां हैं उसको हम अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं है, मगर आप समझ ही सकते हैं इशारों में कि वो शक्तियां कौन हो सकती हैं।
ईरान का शाही ड्रोन लगभग 20 से 50 हजार डॉलर में बन जाता है, जबकि उसे रोकने के लिए अमेरिका को पेट्रोइट मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख डॉलर जाती है। यानी आर्थिक रूप से ये युद्ध बेहद असमान है। ईरान अगर हमले पर कुछ डॉलर खर्च करता है, तो उसे अमेरिका को रोकने के लिए लाखों डॉलर खर्च करना। लेकिन युद्ध का सबसे बड़ा असर वैश्विक स्तर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। पश्चिम एशिया दुनिया का तेल का उत्पादन का केंद्र है और इसी क्षेत्र में स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हॉर्मुज़ जलड़ मध्य यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति होती है। युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत लगभग $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जिसकी वजह से विश्व में पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ने के एक संकट खड़ा हो गया है। अब सवाल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% जो कच्चा तेल है वो आयात करता है। विश्लेषकों के अनुसार अगर तेल की कीमत 10 डॉलर भी बढ़ती है, तो भारत को लगभग 13 से 14 अरब डॉलर का बजट बढ़ जाएगा और इस हिसाब से अगर कीमत 80 से बढ़कर $105 हो जाती है, तो भारत को सालाना 20 से 25 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बोझ होगा। इसका असर आम लोगों तक भी पहुंचेगा। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, परिवहन महंगा हो सकता है, खाद्य पदार्थ महंगे हो सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है और महंगाई में बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि इसमें भारत का और भारत की सरकार का कोई दोष नहीं। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह संकट लंबा चला तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर 0.3% से लेकर 0.5% तक गिर सकती है, प्रभावित हो सकती है। इस युद्ध का असर शेयर मार्केट पे भी दिखाई दे रहा है। तनाव बढ़ने के बाद भारतीय बाजार में भारी गिरावट हुई है और कुछ ही दिनों में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो शेयर मार्केट से घट गई है। लेकिन इस सब से इतर कुछ देश इस सम में और इस युद्ध में फायदे में। पहला, रूस रूस को तेल महंगा होने से फायदा होने वाला, वहीं चाइना को ईरान सस्ता तेल देने वाला है, जबकि यूरोप और भारत जैसे आयातक देशों पर दबाव बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान का यह संघर्ष केवल सैन्य टकराव नहीं है, यह एक ऐसा संकट है जो ऊर्जा बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार को प्रभावित करने वाला है। अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर पेट्रोलियम और पेट्रोल पंप से लेकर शेयर मार्केट तक जाने वाला है और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह एक बड़ी आर्थिक चुनौती लेकर खड़ा होने वाला है। निश्चित रूप से अब भारत को अन्य देशों का नेतृत्व करना होगा और ये जो विश्व की 3 महाशक्तियां हैं, जो किसी न किसी रूप में विश्व में महाविनाश को लीड करती हैं, उन पर रोक लगानी होगी, उन्हें काबू में रखना होगा। नहीं तो हम और पूरा विश्व इसी तरीके से इन 3 महाशक्तियों के आर्थिक हितों और सामरिक हितों के कारण अपना हित करवाते रहेंगे। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुर। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।